नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और सुबह 7 बजे से लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस किस दिग्गज ने जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहां पर जनता के दिल में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो अपना नेता चुनना चाहती है। तो आज यूपी, उत्तराखंड, गोवा में मतदान जारी है। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी। बूथ पर मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हुई है। एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के लिए उन्होंने सभी लोगों को आज के दिन के ब्लेसिंग्स दी और डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा की, उनके जो हमें ब्लेसिंग्स है, उनके आशीर्वाद है, उन्हीं के ऊपर हम फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में। तो यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है और साथ ही साथ गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। कतार लोगों की लगनी शुरू हुई है। लोकतंत्र का उत्सव है और ऐसे में कैसा नेता चुनना है, तमाम मुद्दे, किस तरह की उम्मीदों के साथ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां मतदान की हर तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडियो में इन तमाम समीकरणों की, तमाम गुणा भाग की बातचीत हम कर रहे हैं, विश्लेषण इसका कर रहा है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर, तो ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं ये सीधा उत्तराखंड से है, देहरादून से है। मेरे सहयोगी रोहित विक्रम ने ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को सब जानते हैं और आज वो चुनाव होने वाला है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, और जनता से नेताओं ने अपील की है कि भारी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचें और अपने मत का प्रयोग करें। निर्वाचन आयोग ने भी जनता से अपील की है कि अपने मत का इस लोकतंत्र के पर्व पर उपयोग करें। आप देख सकते हैं कोरोना काल में तमाम व्यवस्थाएं इसके तहत की गई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल जी से कहूँगा कि वो इन गोलों को दिखाएं। तमाम ये व्यवस्थाएं की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है ताकि जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करने आए तो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए अपने मत का इस्तेमाल करें। तमाम इंतज़ाम देखिए, पुलिस प्रशासन, हमारे पुलिस के जवान सुबह से ही मौजूद हैं। सुबह 5 बजे से मतदान केंद्रों पे मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दरोगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए क्या इंतज़ाम है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश की, अपने देश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि मत का अपने प्रयोग करें, अवश्य करें, चाहे किसी भी स्थिति में कहीं भी हैं, अपने मतदान का प्रयोग करें। नंबर 2, आपने पूछा है कि हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए, मेंटेन रखना और मतदान जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो, उसी के लिए हमने तैयारी की हुई है। और हम जब से मतदान की प्रक्रिया चालू हुई है, हम तब से लेके और अंतिम समय तक मतदान के खड़े हैं, लगे हैं। शासन प्रशासन के साथ में जो निर्देश मिलते हैं उनका पालन कर रहे हैं। चलिए, ये तो अपने ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। अंदर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं पहुंच चुकी हैं अपने वेन्यू स्थल पर और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए देखिए कितनी एहतियात बरती जा रही है। देख सकते हैं सबके हाथों में दस्ताने हैं और सैनिटाइजर जगह जगह रखे हुए हैं। ये यहाँ पर जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और आप पीठासीन अधिकारी हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं इस बार? बस बढ़िया हैं, प्रॉपर हैं और बाकायदा जो हमारे एजेंट हैं उनके पास सर्टिफिकेट है डबल डोज में उसका लगाने का, बूस्टर डोज का भी है जो पुराने लोग हैं। और हमारी पूरी एहतियात है बाकायदा दस्ताने के साथ। और आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई संदिग्ध ऐसा समझा जाए कि शायद कोविड से रिलेटेड हो सकता है तो उस समय हमारे पास पूरी पीपीई किट भी है। तो सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है इस बार, तारीफ के काबिल है। थैंक यू। तो पूरी व्यवस्था की हुई है सरकार ने और लोग उत्साहित हैं, पीठासीन अधिकारी भी उत्साहित हैं, पुलिस के जो तमाम जवान हैं उत्साहित हैं। सभी लोग देखिए अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और लगातार जो है
कागज़ पत्तर जो है वो जांचे जा रहे हैं और जनता भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली है और इस लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनने वाली है। इस समय देहरादून के हम पौष इलाके रेस कोर्स के बन्नू स्कूल पे मौजूद हैं, जहां पर ये मतदान केंद्र बनाया गया है। देखिए सभी लोगों की जो ड्यूटी लगाई गई है, जो पोलिंग पार्टियां हैं, सभी के हाथों में आप कागज़ देख सकते हैं। तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा भी अंदर लिया जा रहा है और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आज इस लोकतंत्र के पर्व को जनता मनाए और भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करे। अपने कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। तो चलिए तमाम जगह से ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और अब उत्तराखंड के बाद सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में, जहां मेरे सहयोगी नमित मौजूद हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी जो है वहां से निदा अहमद, वो उनके साथ मौजूद हैं। और बेटी हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका गांधी ने उन्हें संभल से चुना है। तो नमित बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि कितना मुश्किल और आसान रहा उनका यह चुनाव। देखिए बिल्कुल रमन, अगर हम संभल विधानसभा की बात करें तो यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं निदा अहमद, वो अभी कुछ देर पहले ही अपना मतदान करने के लिए अंदर गई हैं और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि संभल विधानसभा की खासतौर पर बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2017 की बात करें तो इकबाल महमूद यहाँ से 5वीं बार विधायक चुने गए थे और इससे पहले लगातार वो जो है विधायक चुनते आए हैं। लेकिन इस बार खासतौर पर बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से निदा अहमद चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी की बात करें तो राजेश सिंघल जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं इस बार। लेकिन खासतौर पर संभल विधानसभा, क्योंकि यहां पर 75% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं, ऐसे में यह समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार शायद समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि मैदान में जो है AIMIM के जो उम्मीदवार हैं मुशीर तरीन, वो भी इस बार मैदान में है। क्योंकि अगर मुस्लिम समाज का वोटर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है तो हो सकता है कि शायद इस बार समाजवादी पार्टी के किले में जो है वो कोई कील लग सके। लेकिन लगातार जो बीजेपी है वो भी इस सीट पर अपना दावा जो है मुखर कर रही है। बिल्कुल नमित, और संभल बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस, क्या लगता है आपको कि यहां पर कुछ पकड़ बना पाई है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर चुनावी मुद्दे जो हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं। यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो विकास है वो इतना नहीं हुआ है जो कि होना चाहिए था। देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? बेगम। वोट डाल दिया आपने? जी। अच्छा, इस बार क्या संभल के चुनावी मुद्दे क्या हैं? इस बार तो वही, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, हालात क्या हालात रहेंगे। सीधा सीधा सवाल ये पूछिए कि एक महिला को टिकट दिया है कांग्रेस ने, उससे क्या फर्क पड़ता है? महिला को टिकट दिया है, शायद संभल में महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने अगर खड़ी किया तो उनसे कोई फर्क पड़ता है? बताइए कि इस बार कांग्रेस की तरफ से बात करें तो एक महिला को टिकट दिया गया है, क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या महिलाओं के लिए अलग से फर्क पड़ेगा? इससे पड़ेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और नारा लगा रहे हैं अब की बार 60 पार। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, लगातार हम ग्राउंड जीरो से खबर दिखा रहे हैं, उत्तराखंड से भी दिखाई, संभल से भी दिखाई, और जैसे कि धामी जी ने कहा अब की बार 60 पार, बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है उत्तराखंड में। देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर देखिए उत्तराखंड के हम लोग पुराने चुनाव को भी कभी भी देख रहे हैं, चाहे आप 12 के चुनाव को देखिए, 14, 17, 19, कांग्रेस अगर बहुत बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में भी होती है तो वो लगभग 32, 33, 34% के आसपास उसका वोट शेयर होता है। जरूर बीजेपी मोदी लहर में हम लोग देखते हैं कि वो कई बार 60% को क्रॉस करते हुए भी लोकसभा चुनाव में दिखती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लगभग 10% तक पीछे जाते हुए भी देखते हैं। इस बार जो परिस्थितियां उत्तराखंड में बनी हुई हैं, जिस तरह से एक प्रचंड बहुमत वहां पे एक तरह से लोगों ने पिछले चुनाव में दिया, 57 सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदान की। लेकिन मैं उत्तराखंड में कई जगह पे मैं गया भी हूं वहां पे रमन जी, तो लोगों में एक सवाल ये जरूर है कि अगर भाई पुष्कर सिंह धामी आपको इतने बेहतर लग रहे थे तो पुष्कर सिंह धामी को फुल टर्म देते, शुरुआत में ही आप उन्हें बना देते हैं। तो ये जो 3 मुख्यमंत्री परिवर्तित किए गए हैं और जो एक तरह से डिलीवरी सिस्टम जो होना चाहिए था वहां पे, कहीं न कहीं तमाम पहले के मुख्यमंत्री के ऊपर यही आरोप लग रहे थे वहां पे कि भाई वो वहां पे जनता की नहीं सुनते, या फिर जो है कि वो मंत्रियों की नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनते। तो जो मूलभूत समस्याएं थी पहाड़ों पे हम लोग जरूर देखते हैं कि पलायन की समस्या बनी होती है, बेरोजगारी की समस्या बनी होती है। अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली NCR में महंगाई को अनुभव कर रहे हैं तो सोचिए पहाड़ों पे महंगाई की क्या वो वहां पे और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ ऐसे मामले हैं जिस कारण से कि
कांग्रेस जो है कि मजबूती से ऑन फ्रंट जो है कि वो लड़ाई लड़ रही है और बीजेपी इन सब चुनौतियों का सामना कर रही है वहां पे, रमन जी। और आम आदमी पार्टी भी इस बार ताल ठोक रही है, हालांकि जो तमाम मुद्दे हैं उनकी वो दिल्ली वाला मॉडल लेके उत्तराखंड गए हैं। तो लगता है कि किसका वोट काटेगी, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक पे सेंध लगाई थी। नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी प्रथम अगर हम लोग ऐसे विश्लेषण करें तो बिल्कुल है कि वो अगर उनकी उपस्थिति मजबूत बनेगी तो कहीं न कहीं वो वोट जो है वो कांग्रेस को काटते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो राजनीतिक समीकरण होते हैं वो कई सारे उसमें जो है कि लोकल फैक्टर काफी ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण होता है, और आम आदमी पार्टी उतनी जितनी वो दावा कर रही है वैसा महत्वपूर्ण प्रभाव उसका जमीन पे देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिल रहा है कि जमीन पे कोई वो वोट काटते हुए नजर आया वो कुछ चीजें। तो इसलिए अभी भी हम लोग अगर उत्तराखंड की लड़ाई को देखें तो वो कहीं न कहीं उत्तराखंड की लड़ाई द्विपक्षीय लड़ाई नजर आती है, जहां पे वो लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। आम आदमी पार्टी अभी भी उस तरह से मजबूत रूप से धरातल पे उतर के नहीं आई। उसके पोस्टर बैनर जरूर लोगों हर तरफ आपको उत्तराखंड में लगे हुए दिखेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी उनको और भी काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसलिए वो समीकरणों को बिगाड़ने में भी कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान आम आदमी पार्टी का होना है वहां पे। तो बिल्कुल तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार सुबह से आपको हर तस्वीर, सुबह की पहली तस्वीर से लेके किस तरह से मतदाताओं का उत्साह है, तमाम चीजें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और हमारे एडिटर सरफराज सैफी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सरफराज, दूसरा फेज, पहला फेज आप अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि आप मेरठ के ही रहने वाले हैं, तो आपने अच्छी तरह से समझा, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं। तो दूसरे फेज में 55 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने बढ़त जमाई थी, लेकिन इस बार रास्ता शायद इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। देखिए, बिल्कुल पहले चरण में जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां पर जाट बहुमूल्य जो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं उनका बड़ा फैसला था। लेकिन जिस जगह इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, चाहे सहारनपुर की बात कर लें, बिजनौर की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, अमरोहा की बात करें, रामपुर संभल या बदायूं, या इसके अलावा आप शाहजहांपुर की बात करें, ये जो तमाम इलाके हैं ये मुस्लिम परसेंट के साथ साथ हमारे दलित भाई भी बड़ी तादाद में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले चरण के जो चुनाव हुए थे उस चुनाव के मुताबिक और दूसरे चरण की जो जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव पड़ रहा है इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला। हालांकि जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी या गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बहुत सीटें फंसती नजर आ रही हैं। और जो तीसरा चरण होना वो यादव बहुमूल्य इलाका है, लाल साहब जानते हैं। राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दूसरे चरण का हम और रमन जिक्र कर रहे हैं यहां पर, उन चरण में मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में है, दलित समुदाय बड़ी तादाद में है, और यह कहीं ना कहीं संकेत देगा कि आने वाले वक्त में जो तीसरा चरण होगा उसका असर दूसरे चरण पर भी दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए आपने दो तीन चीजें बड़ी बहुमूल्य कह दी कि अगर हम लोग देख रहे हैं जैसे द्वितीय चरण के चुनाव को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक वोट काफी जबरदस्त है, मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। और परंपरागत तौर पर अगर शुरुआत में हम लोग इसमें कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि एक तरह से बहुजन समाज पार्टी का प्रयोगशाला भी रहा है, चाहे वो हम लोग सहारनपुर से देखें जहां से कि मायावती लड़के भी आई हैं, या फिर वो हम लोग जो है कि बिजनौर वाले। और मजे की बात यह है कि सहारनपुर जिले से ही मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी है। हाँ, वही उनका पसंदीदा क्षेत्र है। हाँ, वो वहां से मुख्यमंत्री तक भी बनी है। या फिर अगर बिजनौर को भी लीजिए तो वो भी एक तरह से प्रयोगशाला रहा है, क्योंकि देखिए मुस्लिम और अगर दलित ये दोनों कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था कि वो काफी अजय रूप में होता था उस समय। लेकिन अब मुख्य बात है कि इस चुनाव में क्या स्थितियां होंगी। देखिए बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव रूप से उस रूप में नहीं रही है, तो दलित मतदाता इसमें कहां पे जाएंगे। और कहीं न कहीं जो दूसरा धड़ा है, यानी कि जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन वाला धड़ा है, उसने अपने फलक को बढ़ाने का प्रयास किया है सैफी साहब। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जाटों को जोड़ा उधर से, या फिर जैसे अगले चरण में हम लोग देख रहे हैं इधर बदायूं शाहजहांपुर इस हिस्से में जो है कि यादव वोटर्स हैं वो भी उनके साथ जुड़ेंगे। और कुछ हम अगर यहाँ पे देखिए नकुल वाला सीट अगर हम लोग देखते हैं, इस बार एक दिलचस्प चर्चा चल रही है, वो लेकिन अंदर खाने ही चल रही है कि भैया इस बार तो बहन जी और ओवैसी साहब टीम बी की तरह काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये देखिए ये चर्चा है और ये चर्चा गंभीर भी है ये, चूंकि देखिए ओवैसी साहब को एक तरह से जो है कि वो काफी ज्यादा उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वही है मुस्लिमों के रहनुमा, जबकि समाजवादी पार्टी जो है कि एक तरह से आजम खान को जो है कि वो मुस्लिमों का रहनुमा बता रही है और मानते भी रहे हैं लोग उनको। तो एक तरह से ये बाहरी बनाम भीतरी इस तरह के तमाम परिचर्चाएं अंदर। राहुल जी एक चीज समझाइए जरा, मायावती जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से फील्ड में नजर नहीं आ रही हैं और जिस तरीके से चंद्रशेखर ने पहचान बनाई है, चूंकि सहारनपुर से ही उसने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी, वहां से जेल भी गए, 80 से ज्यादा मुकदमे भी कायम हुए और एक यूथ में बड़ी पहचान है।
क्या उसका फायदा चंद्रशेखर को मिलेगा? देखिए, चंद्रशेखर अगर गठबंधन के साथ होते, देखिए इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि चंद्रशेखर एक बड़ा नाम दलित चेहरा के रूप में आज के समय में है। लेकिन देखिए, जो पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव सैफी साहब मैं देख पा रहा हूं कि इसमें मतदाता जो है कि वो चूंकि चुनाव जो है कि द्विध्रुवी होता हुआ दिख रहा है, वो बाइपोलर होता हुआ दिख रहा है। तो वैसे स्थिति में मतदाता एक तरह से उन्हीं को वोट देने का प्रयास करेगा जो बीजेपी को हराते हुए दिखाए। अगर विरोधी वोट, जो समर्थक वोट है वो तो बीजेपी के साथ जाएगा, लेकिन विरोधी उन्हीं को देगा जो उनको हराते हुए नजर आएगा। अगर वो गठबंधन में होते तब तो फिर उनको एक तरह से काफी ज्यादा वोट आता, लेकिन ऐसे स्थिति में वहां पे वोट जो है कि उनके पक्ष में जाता हुआ हमें कम दिख रहा है। दूसरा चीज की देखिए, मायावती जी के साथ ये चीज है कि जो दलित वोटर्स इतने ज्यादा संख्या में है यहाँ पे, उनके सामने में भी एक दुविधा की स्थिति है। जो जाटव वोटर है वो तो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन गैर जाटव वोटर वो कहां पे जाएं? देखिए, कुछ लोग तो ये चीज कह रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि गैर जाटव वोट जो है कि हम अपने तरफ जोड़ रहे हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर तमाम दूसरी तरह की चीजें को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से प्रचार कर रही है और विपक्ष प्रचार कर रहा है कि निजीकरण हो रहे हैं, तमाम आरक्षण आपकी जो है कि वो खतरे में पड़ सकती है, तो वैसे स्थिति में गैर जाटवों का एक अंश कहीं न कहीं विपक्षी गठबंधन अपने पर जोड़ने का प्रयास कर रहा है। सरफराज, आज सुबह ही योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा इंटरव्यू दिया और सरफराज उसमें 80 और 20 की बात करना वो नहीं भूले। तो लग रहा है आपको कि मतलब भले वो कहा है कि जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, शायद वो तरह तरह से इस बात को समझे। देखिए रमन, आप चूंकि लंबे वक्त से फील्ड में रहे हैं, लंबे वक्त से सियासत को बड़ी करीब से भी जानते हैं, जब भी चुनाव होते हैं ऐसे तमाम जुमले आते हैं और योगी साहब जानते हैं कि जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है, चाहे सहारनपुर है, मुस्लिम गढ़ माना जाता है, बिजनौर मुस्लिम गढ़ है, अमरोहा मुस्लिम है, पूरी तरीके से रामपुर चूंकि आजम खां का गढ़ है, संभल मुसलमानों का गढ़ है, बदायूं से लेकर और रामपुर से लेकर मुरादाबाद, यानी जिन जिलों में इस वक्त वोटिंग चल रही है 55 विधानसभा सीटों पर, इसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय का वोटर है। और योगी आदित्यनाथ साहब जानते हैं कि इस वक्त जो बयान उन्होंने दिया था 80-20 का, उसमें फायदा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आपको बयान याद करना होगा। उन्होंने कहा कि 85-15, यानी 85 हमारे 15 और 15 में भी बंटवारा है, यानी सियासत में जुमलेबाजी चलती है, लेकिन वोटर इस वक्त पहले इसके मुकाबले बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। मुझे याद है राहुल जी कि जो पहले के मुकाबले इस वक्त जो सोशल मीडिया के जरिए बड़ी तेजी से आप और हम टीवी के जरिए, अखबार के जरिए पढ़ते थे कि साहब यहां पर ये वोटिंग हो रही है, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना हाईटेक हो गया है कि वहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो योगी साहब का जो बयान है वो देखने वाला है। एक बेहद दिलचस्प सीट है संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बड़ा एक्सपेरिमेंट वहां पे किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं के तौर पर निदा अहमद को उन्होंने वहां से टिकट दिया। और नमित निदा अहमद से बात की, एक बार देख लेते हैं क्या क्या उनका विजन था संभल के लिए। हमारे साथ संभल से कांग्रेस की उम्मीदवार निदा अहमद है, क्योंकि कांग्रेस ने जो नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हैं, उसी तर्ज पर कांग्रेस यूपी में मैदान में उतरी है। निदा जी, इस बार क्या संभल के अंदर चुनावी मुद्दे रहे, क्योंकि आपने घर घर जाकर जो है प्रचार किया, और इस बार क्या लहर संभल में देखी? संभल में जिनकी लहर का दावा किया जा रहा था, उनकी लहर तो पहले चरण का जब मतदान हुआ उसी में लहरा के कहीं निकल गई। आप सबको भी अच्छे से पता है। रही बात मुद्दों की यहाँ पर, तो सबसे इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा। जब मैं गांव देहात में घूमी, मुझे वक्त बहुत कम मिला, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ का मेरे सामने यही आया कि यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनकी शक्ल तक लोगों ने नहीं देखी थी इतने सालों में कि कौन है। मैं जब गई तो मुझे लोग इसी बात से बहुत खुश हुए कि कम से कम कोई तो हमारे पास आया। इसके अलावा विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी लड़ाई में लड़ रही हूँ, अपने संभल को बदलने की लड़ाई में लड़ रही हूँ। उसमें हर चीज़ आती है, क्योंकि कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जिसमें मैं कह सकूँ कि ठीक है से छोड़कर बाकी आगे की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। अगर हम संभल की बात करें तो 75% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पर, खासतौर पर महिलाओं की बात करें, क्योंकि मेरी कुछ महिलाओं से भी बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि हमने पहली बार देखा कि कोई महिला जो है मैदान में उतरी और हम उनको पूरा सपोर्ट करें। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं क्या इस बार निदा जी के साथ हैं? पूरी महिलाएं मेरे साथ हैं। महिलाएं नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि एक लड़की होकर लड़ सकती हूँ किनारे के साथ मैं आ गई थी, लेकिन मैंने देखा कि इस लड़ाई में मेरे साथ लड़कियों के साथ साथ जितना पुरुष समाज है वो भी बहुत बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है। क्योंकि जब जिन जिन गाँव में मैं पहुंची, जहाँ शहर में मैं घूमी, मुझे जो प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, जो समर्थन मिला, यकीन मानना मुझे खुद को यकीन नहीं था कि लोग मुझे इतना पसंद करेंगे, या मैं उनकी उम्मीदों पर अब जिस तरीके से जो मैंने उनसे वादे किए हैं, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उनका प्यार इसी तरीके से मैं बरकरार रख पाऊँ, और बरकरार तब तो रख पाऊंगी जब मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। निदा जी, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये पूरा संभल विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लगातार इकबाल महमूद पिछली बार 2017 में जीते थे, 5वीं बार जीते थे। आपको लगता है कि उनकी जो विजय रथ है, क्या उस पर रोक लग पाएगा?
उस पर रोक तो चुनाव आज हो रहे हैं और इंशाल्लाह जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तब उन्हें एहसास भी हो जाएगा, लेकिन रोक उनकी लग चुकी है क्योंकि इसका एहसास वो खुद सबको करा रहे हैं। क्योंकि अगर रोक उनके रथ पर नहीं लगी होती तो वो जगह जगह जाकर निदा अहमद के जो लोग हैं उन्हें परेशान नहीं कर रहे होते। उनके रथ पर अगर रोक नहीं लगी होती तो वो जगह जगह गाँव देहातों में जाकर ये नहीं कह रहे होते कि निदा अहमद का कोई बस्ता नहीं लेगा। अगर उनकी रथ पर रोक नहीं लगी होती तो वो इतने सालों बाद घर से निकलने को मजबूर नहीं होते। आज उनके रथ पर रोक उसी दिन लग गई जिस दिन वो घर से बाहर निकले और डोर टू डोर करने को मजबूर हो गए। तो निदा अहमद ने यहाँ पर तो लाकर खड़ा कर दिया है कि भाई आपकी जरूरत घर से बाहर निकलने की है और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि जो लड़ाई में लड़ने आई थी, लोगों को लड़ना सिखाना आई थी, लोग वो सीख गए। आखिरी सवाल, क्योंकि पिछले 5 साल में आपने यहाँ की सारी तस्वीरें देखी हैं, क्या कोई तस्वीर संभल की बदली है आपके अकॉर्डिंग? कुछ नहीं बदली, क्योंकि अगर बदली होती तो देखिए सीधी सी बात है, मुझे भी जरूरत उन्हीं लोगों की होती। अगर बदली होती तो मैं आज मुखालफत में उनके सामने नहीं खड़ी होती। अगर बदली होती तो जो आज लोग सवाल कर रहे हैं मेरे साथ साथ पूरा संभल उनसे सवाल नहीं कर रहा होता। कुछ भी तस्वीर नहीं बदली है, बदहाल तस्वीर थी और आज भी है, लेकिन इंशाल्लाह आगे नहीं रहेगी। तो बिल्कुल ये निदा जी हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है संभल विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वोटर हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और खासतौर पर संभल जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा से। इकबाल महमूद की बात करें तो 2017 में वो 5वीं बार विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार लगातार जो है वोटों का समीकरण बदलता हुआ जा रहा है। ऐसे में निदा जो अहमद हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो आखिर इस बार कितना जादू बिखेर पाएंगी संभल विधानसभा में, पता लगेगा 10 मार्च को। देखिए, इस बार का जो चुनाव है, इस फेज का जो चुनाव है, उसमें बहुत सारी सीट ऐसी हैं जो बेहद दिलचस्प हैं, चाहे वो रामपुर हो या फिर उसके बाद संभल सीट हो। बेहद दिलचस्प ये सीट है। हाँ, समाजवादी पार्टी का गढ़ था और शायद सरफराज बहुत अच्छी तरह से उस एरिया को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। सरफराज, क्या संभल में सेंध लग सकती है? ये पॉसिबल है? देखिए रमन, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि निदा जिस तरीके से संभल से चुनाव लड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल महमूद साहब के उसने पसीने छुड़ा दिए हैं। चूंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं उस इलाके की जो गांव, शहर, कस्बे की वो बहुत चीजों को मैं बहुत करीब से जानता हूं। इकबाल महमूद मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं, 5 बार से विधायक हैं और लगातार मंत्री रहे हैं। और जिस तरीके का सियासी कद इकबाल महमूद का है तो उनके सामने कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आता। लेकिन मैं हिम्मत की दाद दूंगा निदा की। निदा ने जिस तरीके से मीडिया की लाइन छोड़कर, इसी स्टूडियो में वो न्यूज पढ़ती थी निदा, मुझे याद है, और जब वो वहां पर गई तो गांव-गांव, शहर-शहर जो उसको प्यार मिला वो वाकई में काबिल तारीफ है। यानी जिस तरीके से वो लड़की होने के बावजूद उसने जो फाइट की है, चूंकि उसके दादा लंबे तमक वहां पर चेयरमैन रहे हैं, उसका एक बड़ा फायदा उसको मिला है। जर्नलिस्ट रही है, बोलना जानती है, हक की बात कहना जानती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल महमूद साहब और उनके जो आसपास के जो तमाम जो दूसरे कैंडिडेट थे उसकी फाइट में आ गई। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि निदा भले ही वहां से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी जमीन बहुत तरीके से तैयार कर ली। उसके बराबर में जस्ट अमरोहा है। अमरोहा का अगर मैं बात करूं तो वहां पर महबूब अली, आपको याद होगा कि ऐसे नेता हैं जो कई बार जेल भी गए हैं, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी, अखिलेश के बेहद करीबी हैं और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे कद्दावर मंत्री रहे हैं। और अमरोहा जिले से ही कई कैबिनेट मिनिस्टर समाजवादी पार्टी में होते हैं। हसनपुर से कमाल अख्तर आते हैं जो बिल्कुल मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे कहे जाते हैं, अखिलेश के भाई कहा जाते हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं। वहीं से जावेद अब्दी भी आते हैं। जावेद अब्दी आप जानते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में कद है। तो ये जितने इलाके हैं, जो 80-20 का जो नारा योगी साहब ने दिया था वो इसीलिए दिया था चूंकि मुस्लिम बहुमूल्य है। और जिस जगह चुनाव हो रहे हैं वहां पर आजम खां भी है, चूंकि आजम खां इस वक्त जेल में है और उनके बेटे बाहर हैं और दोनों बाप बेटे इस समय चुनावी फाइट में। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन जिलों में जिस जगह पर वोटिंग हो रही है वहां पर सबसे बड़ी चीज यही है कि मुस्लिम मतदाता बड़ी बड़ी तादाद में। लेकिन मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा कि जब पिछले चुनाव हुए थे, उन पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में कितना असर है, मैं उसको आपको समझाने की गणित की कोशिश करूंगा। जरा आप समझिए कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन जिलों में इस समय वोटिंग चल रही है, साल 2012 और 17 में वहां पर क्या असर था वो आप समझिए और देखिए कि किस तरीके से इन जिलों के अलग अलग इलाकों में जो वोटिंग हो रही थी वो यहां पर थी। ये समझिए, ये देखिए, ये 55 विधानसभा सीटों पर 3 चुनाव का गणित मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें रमन, बीजेपी ने 2022 में 4 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 40 जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 8 सीट जीती थी और उसके बाद में 2007 का जो मुकाबला था वो बिल्कुल डिफरेंट होता दिखाई दे रहा है। देखिए 7 और कहां पर समाजवादी पार्टी आगे है। 2017 में आप देखिए 37-16 और 00।
यानी बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायक यहां से होते थे, क्योंकि मायावती इस इलाके से बड़ी तादाद में वोट जीतती थी और सीटें निकालती थी। लेकिन क्या हर्षता, आप ये देखिए, ये जो आंकड़ा है ये 2022 के चुनाव में आपको बहुत बदलता नजर आएगा। जो बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था 37 सीटों का, इन सीटों पर भी असर होगा और जो समाजवादी पार्टी की सीटें वो बढ़ेंगी। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर लोग लंबी लंबी कतारें सुबह से लगाए हुए हैं। बिजनौर की 8 विधानसभा सीट है जहां पर वोटर अब जाने लगे हैं। सहारनपुर में देखिए, सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो आशु मलिक की है। आशु मलिक मुलायम सिंह यादव के दस्तक पुत्र माने जाते हैं, एमएलसी रहे हैं, मंत्री रहे हैं और सबसे ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका कद रहा है। वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुरादाबाद की अब 6 सीटों पर इस समय विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लोग घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। बदायूं की तस्वीर आप देखिए, बदायूं में 6 विधानसभा सीटें, वहां की तस्वीरें। संभल की तस्वीरें, मैं और रमन अभी बातचीत कर रहे थे। संभल में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का यह गढ़ जरूर रहा, लेकिन कांग्रेस यहां पर टक्कर देती नजर आ रही है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं, हालांकि यहां पर महबूब अली बहुत कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि चाहे अखिलेश की सरकार हो, मुलायम की सरकार हो, मुलायम सिंह यादव की, वो लगातार भारी भरकम मंत्रालय रहे हैं। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर आजम खान और उनके बेटे इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला आजम और आजम खान। वो मुख्तार अब्बास नकवी इस समय आप देख रहे हैं जो उनके धुर विरोधी माने जाते हैं और ये बदलाव के चुनाव की बात करें, हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर मुख्तार अब्बास नकवी वोटिंग कर रहे हैं, ये रामपुर की सियासत को, रामपुर की जनता को और देश की जनता को एक बहुत बड़ा पैगाम देने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी आते हैं और मोदी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। शाहजहांपुर की सीट आप देखिए, शाहजहांपुर में इस समय वोटिंग चल रही है और तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की जो तस्वीरें हम और आप दिखा रहे हैं रमन, ये तस्वीरें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलने की मादा रखते हैं। और यही वजह है रमन कि इस 55 विधानसभा सीटों के साथ साथ उत्तराखंड और गोवा, चूंकि उत्तराखंड से आप आते हैं, उत्तराखंड के लगातार हमने और आपने बहुत चुनाव कवर किए, जब से उत्तराखंड अलग हुआ है, ना जाने कितने चुनाव कवर किए हैं।